हेलो बच्चों। तो आज 10th यूनिट का आपका रिमेनिंग पार्ट। इससे पहले हमने किया था मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और वार्मिंग अप। आज हम शुरू करेंगे यहाँ आपके लिमरिंग डाउन से। लिमरिंग डाउन, कूलिंग डाउन, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो एक इस पे से आता है। कूलिंग डाउन क्या होता है? वार्मिंग अप का आपने देख लिया था, उसके फिजियोलॉजिकल बेसिस भी और उसके इम्पोर्टेंस भी आपने देख ली थी कि इसके अंदर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी के अंदर वार्मिंग अप के करने से। अब कूलिंग डाउन है, ये भी इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना आपके पास वार्मिंग अप ज़रूरी होता है। लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो आपका वार्मिंग अप है वो एक टाइप से आपका प्रिपरेशन है किसी टास्क के लिए। जो भी आपने काम करना है, कंपटीशन में जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो ये आपका एक उसके लिए प्रिपेयर करना है बॉडी को, वार्मिंग अप। जबकि कूलिंग डाउन जो है आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर से जाना है, नेक्स्ट कंपटीशन पे जाना है, जो भी आपके उस पे से है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल पोजीशन पे लेके आने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। कूलिंग डाउन से जो जो चीज़ें आपकी हाई हो जाती हैं या जो जो चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आता है, जैसे आपके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, या आपके हार्ट बीट्स फास्ट होती हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होता है, इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना। अगर आप एकदम से रेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं तब भी ये चीज़ें अपने आप से डाउन आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि एकदम से सडनली सब कुछ चीज़ें जो भी कुछ हायर पोजीशन पे गया था वो सब डाउन हो जाता है एकदम से। तो जो बॉडी के अंदर है या मसल्स के अंदर जो है, जो वेस्ट जो है, जैसे स्पेशली आपके लैक्टिक एसिड, वो स्टे कर जाता है और वो आपके मसल्स को स्टिफ कर देता है, पेनफुल कर देता है। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। उनका प्रॉपर रिमूवल के लिए और धीरे धीरे इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए कूलिंग डाउन का प्रोसेस जो है वो एक ज़रूरी चीज़ बन जाता है। थोड़ा इसमें से देख लो इसका क्या इन्होंने दिया है कूलिंग डाउन के बारे में, और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पे चलेंगे। कूलिंग डाउन, लिमरिंग डाउन is also called warming down. To bring the body in normal state after any competition or training is called cooling down. Cooling down allows the body to transit gradually from the exertional state to a resting or near resting state. In fact, cooling down is a necessary activity after training or competition. It involves a specific procedure to bring the body to a normal position. So, after any workout of training or competition, we should not stop the movements of our body immediately. For appropriate cooling down, we should perform jogging as well as walking. कुछ भी आप इसमें स्लो रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी इसको यूज़ कर सकते हो। 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ जाती हैं। ये जो स्लो रनिंग, जॉगिंग है, ये आपके टेम्परेचर को, सर्कुलेशन को और हार्ट बीट्स को, इनको नॉर्मलाइज करने की तरह के लिए एक बेस्ट मेथड है। उसके बाद आपकी स्ट्रेचिंग मेथड आता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती हैं। इनको भी आप 2-3 रेपिटेशन कर सकते हो और इसका जो ड्यूरेशन होता है पर एक्सरसाइज वो 10 to 20 सेकेंड्स के बीच में आ जाता है। इससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो मसल्स के अंदर जो आपके पास स्टिफनेस है, जो उसके अंदर वेस्ट है, उनका प्रॉपर रिमूवल हो जाता है और स्टिफनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और नेक्स्ट उसके लिए रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका एक कूलिंग डाउन का डेफिनेशन या इसके मीनिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ स्पेसिफिक मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रखी हैं, जैसे आपके पास हैमस्ट्रिंग की हैं, चेस्ट की हैं, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर वगैरह। ये जो भी आप कंपटीशन में जाते हो, ये आपके मेजर मसल्स हैं, लार्ज मसल्स हैं। इनको आप कैसे रिलैक्स करते हैं, ये आपको उसके मेथड दिए हुए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर से आपके पास डायरेक्ट उसमें नहीं बनता। नेक्स्ट आपके पास है लिमरिंग डाउन, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमरिंग डाउन या कूलिंग डाउन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसे उसके अंदर था वो वार्मिंग अप के उसमें था, फिजियोलॉजिकल बेसिस भी थे और उसकी इंपॉर्टेंस भी थी, दोनों लगभग सेम उस पर थे। तो इसके अंदर भी यही चीज़ है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आपकी हो सकती हैं या साथ साथ आपके इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों को एक साथ उसमें देख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बॉडी टेम्परेचर बिकेम नॉर्मल। अगर आपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना है, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप एकदम से रेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं तब भी जो है आपका टेम्परेचर, सर्कुलेशन, ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन तब एकदम से हो जाएंगी। तो
इसको धीरे धीरे जो भी आपने इम्प्रूव किया था उसको आहिस्ता आहिस्ता डाउन करके लेके आते हैं। तो ये आपको लिम्बिंग डाउन जो है आपको हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए। सेकंड आपके पास है प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड, फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरीके की जो भी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं एक्सरसाइज के परफॉर्म करने से, उन सबको अगर आप एकदम से बैठ जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, तो एकदम से ब्लड सर्कुलेशन के डाउन होने से, हार्ट बीट्स के डाउन होने से वो चीज़ों का रिमूवल प्रॉपरली मसल से नहीं हो पाएगा। अगर आप उनका प्रॉपर रिमूवल चाहते हैं तो आपको कूलिंग डाउन की तरफ जाना ही होगा। डिक्रीज इन टेंशन। अब ये टेंशन क्या है कि एक आपको मेंटल टेंशन भी है, मेंटल स्ट्रेस जो है उससे भी रिलीज़ करता है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक क्या है कि जो आपके मसल्स के अंदर टेंशन आ जाती है, मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं एक्सरसाइज के परफॉर्म करने से या फिजिकल वर्क करने से, उस टेंशन को भी रिलीज़ किया जा सकता है कूलिंग डाउन के साथ, क्योंकि ऊपर के जो दोनों पॉइंट आपके अप्लाई होते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल करना और साथ में उसका वेस्ट का रिमूवल उसमें आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिजीनेस और फेंटिंग। एकदम से आप कई बार देखते हो रेस, रनिंग के अंदर स्पेसिफिक, जहाँ पे हाई इंटेंसिटी होती है, बहुत स्पीड से स्प्रिंट रेसेस स्पेशली, तो फिनिशिंग लाइन के पास जाके एथलीट क्या है एकदम से गिर जाते हैं, लेट जाते हैं और उनको कुछ बेहोशी की तरफ कंडीशन में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस उसमें पोजीशन में चले जाते हैं, कुछ चक्कर आना, कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं। वो क्या होता है कि एकदम से उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, लेकिन जब वो बैठ जाते हैं, एकदम से रेस्ट पे चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो एकदम से डाउन आ जाती है, क्योंकि हार्ट बीट्स और रेट ऑफ ब्रीदिंग ये चीज़ें एकदम से डाउन आ जाती हैं। तो बॉडी को अभी भी ज़रूरत होती है ज़्यादा ऑक्सीजन की और वो उनको नहीं मिल पाती है। या दूसरा इसका ये देख सकते हो कि जो ब्लड फ्लो है स्पेशली रनिंग केस में, तो वो आपके लोअर बॉडी की तरफ ज़्यादा हो जाता है और ऊपर जो हेड की पोजीशन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और सडनली इसके डाउनफॉल आने से हार्ट बीट्स और रेट ऑफ ब्रीदिंग के ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो अगर इस कंडीशन से बचना है तो तब भी आपको लिम्बिंग डाउन उसमें हेल्प करता है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेनस एक्सरसाइज पे जाते हो जिसके अंदर आपको इंटेंसिटी हाई होती है, स्पीडी वर्क है, उन सब के अंदर आपको हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है बॉडी के अंदर। उसको कंप्लीट करना, आपने एक्सरसाइज तो परफॉर्म कर ली ऑक्सीजन की कमी में, जिसको आप एनारोबिक और एरोबिक दो एक्टिविटी आपको पहले ही बताई हैं। जैसे एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं और एनारोबिक एक्टिविटी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। तो जहाँ पे आप एनारोबिक की तरफ चले जाते हो, तो जैसे ही आप एक्टिविटी से बाहर आते हो, अगर उसके बाद कूलिंग डाउन प्रोसेस पे जाते हो, तो वो आपके ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर करता है या ऑक्सीजन की सप्लाई को आपके मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपके पास है डिक्रीज इन लेवल ऑफ एड्रेनलिन इन द ब्लड। ये एक ऐसा केमिकल है जिससे आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए आपका ये जो केमिकल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए या इसको डाउन करने के लिए, जब आप एक्टिविटी से बाहर आ जाते हैं, इसके लेवल को ब्लड में कम करने के लिए आपको लिम्बिंग डाउन, कूलिंग डाउन जो है वो आपको हेल्प करता है और एक नॉर्मल पोजीशन की तरफ, नॉर्मल स्टेट पे लेके आता है। आगे आपके पास है मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ। तो जब इनका वेस्ट प्रॉपर रिमूव हो जाता है तो आपके मसल जो हैं वो भी स्टिफ नहीं रहते, हार्ड नहीं रहते और उनमें जो पेन की कंडीशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपके इसमें लिम्बिंग डाउन और कूलिंग डाउन जो है वो कंपलसरी हो जाता है या इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास हार्ट रेट रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेज। नॉर्मल बीट 72 बीट्स पर मिनट होती हैं और जब पहले मैंने आपको ये चीज़ें भी डिस्कस की हैं, जब आप एक्सरसाइज पे जाते हो तो आप जो ट्रेंड पर्सन हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी हार्ट बीट्स 180 से ऊपर नहीं जाती हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज में जा रहे हो, ट्रेनिंग पे जा रहे हो या कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो हार्ट बीट्स जो हैं वो आप मान के चलो कि 180 या उसके आसपास चली जाती हैं। उनको दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए, डाउन लेके आने के लिए
कूलिंग डाउन जो है वो हेल्प करता है। बार बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप एकदम से रेस्ट पोजीशन पे चले जाते हो तब भी वो चीज़ें डाउन आ जाती हैं। हार्ट रेट जो है आपकी वो अपने आप डाउन आ जाएंगी, लेकिन उनको स्लोली डाउनवर्ड करना है, स्लोली जो है उनको नीचे लेके आना है या नॉर्मल पोजीशन तक लेके आना है। तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल। इन तीनों चीज़ों को एक सिंपल वे में अपने माइंड के अंदर, जो भी इसके बुक से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें सेपरेट उस पर भी मिलेंगी, लेकिन पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल उसमें इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। स्किल क्या होती हैं, टेक्निक क्या होती हैं और स्टाइल क्या है, ये तीनों चीज़ें। स्किल क्या है कि गेम को हम कोई भी गेम शुरू करते हैं, खेलना सीखते हैं तो उसको पार्ट्स के अंदर सीखते हैं। गेम को पार्ट्स में कैसे खेला जाता है, तो जो भी जितने भी उसके पार्ट्स बनते हैं वो उसकी एक स्किल बन जाती हैं। ज़्यादातर एग्जांपल आपको आपकी बुक में दूसरी उसमें से दिए हुए हैं, किसी और गेम से दिए हुए हैं, क्रिकेट के उसमें लगा लो, क्योंकि हर एक ज़्यादातर उसको लोग देखते हैं। क्रिकेट की स्किल्स क्या क्या होंगी, उसके अंदर बैटिंग जो है वो अपने आप में एक स्किल है, बॉलिंग एक अनदर स्किल है, विकेट कीपिंग एक स्पेसिफिक प्लेयर होता है तो वो भी एक अलग आपकी स्किल होगी, फील्डिंग आपकी डेफिनेटली एक सेपरेट स्किल होगी, और फील्डिंग के अंदर ही आपके रोलिंग, डाइविंग, इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो भी आपके अलग अलग स्किल्स के पार्ट बन जाते हैं। तो ये आप गेम को बाय पार्ट कैसे खेलते हो, कैसे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो, आप देखते हो कुछ एक स्पेसिफिक प्लेयर हैं, कुछ बॉलर जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, बैट्समैन वो अलग प्लेयर होंगे, विकेट कीपर आपका बिल्कुल स्पेसिफिक एक प्लेयर, दो प्लेयर आप लेके चलते हैं इमरजेंसी के लिए, या एक उसके से मेन प्लेयर को लेके चलते हैं। तो ये सारे वो अपनी अपनी स्किल्स के अंदर माहिर हैं, तो ये आपका एक स्किल होती है। अब टेक्निक क्या है, जो स्किल्स हैं उनके आगे वेरिएशन है, स्किल्स को आप कैसे यूज़ करते हो। क्रिकेट के एग्जांपल से उठा लो, बॉलिंग क्या है, एक स्किल है, उस बॉलिंग के अंदर कितने वेरिएशन हैं, फास्ट बॉलिंग है, स्लो बॉलिंग है, या आप उसको स्पिन बॉलिंग है, तो ये उसकी टेक्निक होगी। और अब आप उसमें स्पिन बॉलिंग है, उसके आगे वेरिएशन देख लो, लेग स्पिन है, ऑफ स्पिन है, गूगली है, क्या क्या इनके नाम हैं अलग अलग उससे। तो ये सारी क्या है, टेक्निक्स हैं। स्किल को आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी टेक्निक्स बन जाती हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, हैंड्स पोजीशन, बॉडी पोजीशन, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये आपके पास एक टेक्निक बन जाती हैं। क्लियर हुआ है कुछ? स्किल्स को कैसे आप अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हो, स्किल्स का क्लासिफिकेशन लगा लो, वेरिएशन लगा लो स्किल्स के अंदर, तो वो चीज़ें आपके पास टेक्निक्स के उसमें आ जाती हैं। फिर लास्ट आपके पास है स्टाइल। ये स्टाइल क्या होता है, एक एग्जांपल से देख लो। हर एक इंडिविजुअल जो भी है वो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ हर एक के अंदर चेंज मिलता है, और वो जो उनका टेक्निक्स को परफॉर्म करने का तरीका है, चीज़ तो वो टेक्निक तो सेम यूज़ करते हैं दो प्लेयर जो हैं, लेकिन उनके तरीके जो हैं वो उसमें डिफरेंस आ जाता है। उनकी बॉडी पोजीशन के अकॉर्डिंगली लगा लो या उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, तो वो उनका एक अपना स्टाइल बन जाता है। जैसे आपके पास हमारे इंडियन बॉलर बुमराह, अब उसकी स्किल क्या है, बॉलिंग उसकी स्किल है, उसके बाद उसकी टेक्निक क्या है, फास्ट बॉलिंग है, और उसके अंदर भी आप अलग अलग फास्ट बॉलिंग के अंदर भी वेरिएशन निकाल सकते हो, और फिर उसका स्टाइल वो एक स्पेसिफिक है, यूनिक स्टाइल है। आप देखते होंगे कि बाकी सबके आर्म एक्शन, बॉडी पोजीशन क्या होती है और उनका पोजीशन क्या होती है, जबकि वो सेम स्किल के उस पर काम कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, सेम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो दूसरे प्लेयर यूज़ करते हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग स्टाइल बन जाता है कि उनकी बॉडी, उनकी फिजिक या उनके जॉइंट्स, मूवमेंट्स जो भी हैं, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ जो है उसके अकॉर्डिंगली उनका एक अलग स्टाइल हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसे आपके पास क्लियर हो जाती हैं। साथ में आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स।
स्किल जो हैं वो कितने टाइप की हैं, क्या क्या इनके अंदर है, कोई ऐसा, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, इसके 12 टाइप की स्किल्स दे रखी हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल हैं, एक एक लाइन के अंदर इनको बड़े इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिर्फ एक समझने की, देखने की चीज़ है और कुछ नहीं है ऐसा। सबसे पहले नंबर पे क्या है आपके पास, ओपन स्किल्स। ऐसी स्किल जिनका आपको पहले से कुछ अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, आपको आता है, खेलना आता है, आप ग्राउंड के ऊपर हैं, अपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको एक्शन करना पड़ता है। अनप्रडिक्टेबल, जिसका पहले से आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपने करना क्या है, अपोनेंट को देख के, बॉल की पोजीशन को देख के, गोल पोस्ट को देख के, उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करोगे, तो ये आपके ओपन स्किल्स हैं जो ज़्यादातर गेम्स के अंदर आप देखने को मिलती हैं। क्लोज स्किल्स, इसके अंदर आपको पहले से पता है आपने कैसे शुरू करना है और कैसे इसको फिनिश करना है। क्लोज स्किल्स टेक प्लेस इन ए स्टेबल प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट एंड द परफॉर्मर नोज explicitly what to do or when to do. These skills have clear beginning and end. क्लियर पता है आपको, आप एक रेस का स्टार्ट रनिंग कर लो, 100 मीटर रेस लगानी है आपने, आपको पता है जैसे ही विसल होगी या गन शॉट होगा, कमांड मिलेगी, रेडी गेट सेट एंड गो, तो आपने रन करना है, कौन सा पाँव आगे लेके आओगे, क्या करोगे, पहले से आपको सब कुछ पता है, और फिनिशिंग लाइन के ऊपर आपका क्या एक्शन होगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर कट हैं। तो वो आपका एक क्लोज स्किल के अंदर आ जाता है। या कोई भी आपके थ्रोइंग इवेंट्स हैं, जंपिंग इवेंट्स हैं, वो सारे भी आपको पहले से कन्फर्म है कि आपने क्या करना है, ये इसके एग्जांपल आ जाते हैं। फिर आपके पास सिंपल स्किल्स, जो परफॉर्म करने के आपकी फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, बेसिक मूवमेंट्स हैं, उनमें से ही निकल के आपके कुछ स्किल्स आ जाती हैं, टेक्निक आ जाती हैं, तो वो जो आपको लर्न करने में भी इजी हैं, परफॉर्म करने में भी इजी हैं, और उनके अंदर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स, कोई भी उसका आप कोई स्टाइल लगाएं या कोई उसकी टेक्निक लगाएं, ऐसा कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत कम होता है। तो वो आपकी सिंपल स्किल्स हैं। कॉम्प्लेक्स स्किल्स, अब नाम से ही इसके पता चल जाता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। द स्किल्स that require large amount of coordination, timing and quick throw process are called complex skills. They require more concentration. They are more difficult to perform. They may be dangerous. For example, handspring in gymnastics, layup shots in basketball, overhead flick in football. इनकी आपको स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग पार्ट आपके पास आएगा, आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मास्टरी लेवल तक जाते हैं, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्किल्स में आ जाता है। फिर आपके पास है ग्रॉस स्किल्स, और नेक्स्ट है आपके पास फाइन स्किल्स, जैसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये भी शायद आपने कहीं पढ़ा हो पीछे, उसी के इसमें से आपके पास आता है जहाँ पे आपके लार्ज मसल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने रनिंग करना है, जंप करना है, तो उसके अंदर आपकी लार्ज जो मसल्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आपका ग्रॉस स्किल्स हो जाती हैं। इसके अपोजिट चलते हैं जहाँ पे आपके स्मॉल मसल्स आपके वर्क करते हैं। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो फिंगर से आप स्टेगर को कैसे मूव करते हैं, जेवलिन थ्रो को आपने ग्रिप करना है तो वहाँ पे आपका ग्रिपिंग जो है वो आपका फाइन स्किल्स के अंदर आ जाएगा। ए हाई लेवल ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दीज स्किल्स। ए स्नूकर शॉट एंड प्लेइंग द पियानो आर अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ फाइन स्किल्स। अब आप पियानो बजा रहे हैं, कोई भी हारमोनियम, उस पर जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो देखो आप फिंगर से उनके ऊपर आप कैसे मूव करते हो, तो ये आपके छोटे छोटे मसल्स हैं, तो फाइन स्किल्स के उसमें आता है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रीट स्किल्स। दीज स्किल्स आर ब्रीफ एंड हैव ए क्लियर कट बिगिनिंग एंड एंड। द पेनल्टी फ्लिक इन हॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट स्किल्स। तो जैसे आपके पास स्टार्टिंग में क्लोज स्किल्स था, उसके बारे में उस टाइप से ही है कि आपको गेम के बीच में कुछ एक्शन इस तरीके से आते हैं जहां आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपने जो परफॉर्म करना है वो
आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्रीली उसको अपनी जो स्किल है या जो टेक्निक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, समझे हो। तो वो आपका डिस्क्रीट स्किल्स। फिर आपके पास सीरियल स्किल्स। एक सीरीज़ के अंदर आप कई एक्शन एक साथ मिला जाते हैं। जैसे आपके पास ट्रिपल जंप के उसमें से आ जाता है, उसमें आप रनिंग करते हो, टेक ऑफ करते हो, हॉप है, जंप है, लैंडिंग है। तो ये अलग अलग तरीके के फेजेस के अंदर आप कई स्किल्स को मिक्स कर जाते हो। आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग के साथ कैच कर रहे हो, जैसे क्रिकेट के अंदर फील्डर्स को देखते हो, तो वो आपका एक इस तरीके से सीरियल स्किल्स के अंदर आ सकता है। या आप रनिंग करके आप थ्रो कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। फिर आपके पास एक कॉन्टीन्यूस स्किल, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टीन्यूस। एक ही एक्शन आप बार बार किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो क्या है कि जो आपकी आर्म और हैंड पोजीशन है उसको सेम एक्शन आप बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं, तो वो आपका एक कॉन्टीन्यूस स्किल बन जाती है। इंडिविजुअल स्किल्स जो आप अपने आप में ही परफॉर्म करते हो। कुछ एक कंपटीशन है, जैसे आपके जंप हैं, थ्रो हैं, आपके साथ कोई अपोनेंट आपके टाइम पे कोई परफॉर्म नहीं करता, आप जाओगे और अपना परफॉर्म करके आ जाते हो अकेले, इंडिविजुअल, तो वो आपकी इंडिविजुअल स्किल्स हैं। कोएटिव स्किल्स जहाँ पे आप दूसरों के साथ परफॉर्म करते हो, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनके साथ होने से आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, या आपकी स्ट्रेटेजी या आपकी टेक्निक्स के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आप उसको कोई चेंज नहीं करते हो। आपने अपना, जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, 100 मीटर स्प्रिंट है, तो आपने अपना उनके साथ तो ज़रूर रनिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, लेकिन आप अपना परफॉर्म कर रहे हो, वो अपना परफॉर्म करते हैं। इंटरेक्टिव स्किल्स ये डेफिनेटली जो आपके ज़्यादातर गेम्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हर एक के अंदर आप अपोनेंट के साथ परफॉर्म करते हो। उनकी पोजीशन को देख के, ऑब्जेक्ट को देख के, आपकी बॉल है, जो भी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, उनको देख के आप पोजीशन को चेंज करते हो, तो ये सारा आपके पास इंटरेक्टिव स्किल्स के अंदर आ जाता है। तो ये आई थिंक आपके पास इस चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आपके पास जो है डॉपिंग वगैरह का ये पार्ट हम छोड़ के चलेंगे, और आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली ख़त्म हो जाता है। जो कुछ आपको करा दिया गया है वो ही सारा आपका सिलेबस एक किस्म से। कुछ एक टॉपिक बीच में मिस किए हैं तो उनको छोड़ के चलना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जितने आपको 8 चैप्टर आपके क्लियर हुए हैं अब तक, कंफर्म हो गए हैं, तो 8 चैप्टर ही आपके पास एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, या इसमें से जो टॉपिक नहीं किए हैं वो भी आपके पास उनमें से भी कुछ नहीं आएगा। और ये सारा जो कुछ मैंने कराया है ये आपके पास +2 में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें से मैक्सिमम जो है वो चीज़ें आपको +2 में काम आने वाली हैं। तो इसलिए इस साल अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद में आपको काफ़ी बच्चों की भी डिमांड थी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे। अगर तो आप क्लासेस के अंदर होते थे तो मैं क्लियर आपके जो पेपर एग्ज़ाम जो होते थे वो आप बच्चों के सामने ही चेक किया करता था, और उनको जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की चीज़ें होती थी वो साथ के हाथ डिस्कस हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो मैं एक कोशिश करूँगा, एक पेपर आपको शो करूँगा जो बेस्ट पेपर था मेरे सामने आया, जो +2 का पेपर है शायद मेरे पास, तो वो आपको दिखाऊँगा कि वो आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, और जो जो चीज़ें उसके अंदर होंगी और डिस्कस करने की, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए काफ़ी है।